चलिए, तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के आसपास आते आते इस फ्यूडल सिस्टम में किस तरह के बदलाव देखे गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था और समृद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा था और पॉपुलेशन के बढ़ने से लेबर की सप्लाई बढ़ रही थी, इतनी ज्यादा जितनी कि लैंडलॉर्ड्स को जरूरत नहीं थी। अब लैंडलॉर्ड्स को इतने बड़ी संख्या में वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी और लैंडलॉर्डशिप के बदले उन्होंने दूसरे कामों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसे कोई अन्य बिजनेस करना। अब चूंकि लेबर बहुत अधिक संख्या में मौजूद थी, ऐसी स्थिति में जहां लेबर की जरूरत थी, इस तरह के टेक्नोलॉजी में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और जब इस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था तो लेबर सर्विसेज में कमी आ गई, टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन हो गया, टेक्नोलॉजी के नए टेक्नोलॉजी नहीं आ रहे थे मार्केट में। इसका सीधा प्रभाव पड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया। इससे क्या हुआ? इससे फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गया, अकाल पड़ने लग गए, बहुत तरह की महामारियां जैसे प्लेग, हैजा, चेचक, इस तरह की चीजें जो है फैलने लग गईं और इस सब का जो एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ, यह हुआ कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गई और उसका स्थान मनी इकोनॉमी ने ले लिया। अर्बन सेंटर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया और ट्रेड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। लगभग 1450 एडी के आसपास देखा गया कि ये जो एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन आ गया था, उसमें कमी आनी शुरू हुई और धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवरी के राह पर आगे बढ़ने लग गई। इसका जो फर्क है वो दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को पड़ा। जैसे अब तक देखा जा रहा था कि यूरोप में जो लर्निंग का लेवल है या डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स का लेवल है वो बहुत कम था, क्योंकि पढ़ने लिखने की सुविधा समाज में सभी लोगों को उपलब्ध नहीं थी। कुछ ही लोगों को इस तरह की सुविधा मौजूद थी। मासेस की अगर हम बात करें, जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें, तो उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। सीखने की भाषा लैटिन हुआ करती थी और जो प्रिस्टली क्लास के लोग होते थे, जो हायर सोसाइटी के लोग होते थे, उनको लैटिन आती थी तो वो इस भाषा में सीखते थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो एजुकेशन मौजूद था उसमें भी रीजनिंग कम थी, लॉजिक कम था, क्वेश्चनिंग आप कर ही नहीं सकते थे। ज्यादा जोर मेमोराइजेशन के ऊपर था, याद करने के ऊपर, रटने के ऊपर ज्यादा जोर था और साथ साथ आपके धार्मिक विश्वासों के ऊपर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आया, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ कॉपी की जाती थी। रोमन लिटरेचर के बारे में थोड़ी बहुत जो लोगों के पास जानकारी थी उनको सहेज कर रखने की कोशिश की जाती थी। लेकिन लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास तक देखा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी रिवाइवल होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यही पीरियड था जब एक बड़ा ही यूनिक स्टाइल डेवलप हुआ और यह स्टाइल था मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस का। बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन एट दैट टाइम वाज मच बैकवर्ड, बहुत ही बैकवर्ड था यूरोपियन सिविलाइजेशन मिडिल एजेस में। अगर हम इसको कंपेयर करें उस समय के जो नेबरिंग सिविलाइजेशंस थे, जैसे बैजेंटाइन या फिर इस्लाम, क्योंकि यही वो पीरियड था जब इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो रहा था। और 10वीं शताब्दी तक देखा गया कि यूरोप में एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और कल्चरल लाइफ में भी चेंज आना शुरू हुआ। लोगों को प्राइमरी एजुकेशन मिलना शुरू हुआ, नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ, लॉजिकल थिंकिंग बढ़नी शुरू हुई और इस तरह से क्लासिकल नॉलेज को भी सीखने और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी शुरू की गई। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा
वो यूरोप के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि इसी समय अरब में क्या चल रहा था। तो देखिए, अरब एक पेनिनसुला है जो बेसिकली रेगिस्तान का इलाका है, और इस्लाम के उदय से पहले जो अरब के लोग थे उनको बेदुइन्स के नाम से जाना जाता था, जो बेसिकली हर्ट्समैन होते थे, पशुपालक होते थे, और पशुओं के ऊपर ही उनका जीवन चलता था, या फिर खजूर की तरह की जो चीजें रेगिस्तान में उगती हैं ये उनके भोजन का मुख्य स्रोत हुआ करता था। यदि हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ही कम था, और अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन लाइफ बिल्कुल नगण्य था। सो ग्रामीण एरिया में लोग ट्राइब्स के रूप में जंगल के इलाके में, रेगिस्तान के इलाके में यहां के लोग ज्यादातर रहते थे। लेकिन 6th सेंचुरी एडी के आते आते देखा गया कि यहां की इकोनॉमी भी पिकअप करने लगी, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के रूट पर पड़ता था, और इसका फायदा अरब को भी मिला। ये वही समय था जब अरब के इलाके में एक नई सभ्यता पनप रही थी, और यह थी इस्लाम के जन्म के कारण। और इस्लाम के जन्म ने, इस्लाम के प्रचार प्रसार ने दुनिया की हिस्ट्री को प्रभावित किया। प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया, उनका जन्म मक्का में हुआ था, और उनका संबंध कुरैश ट्राइब से था। इससे पहले वहां पर पॉलीथेइज्म यानी कि बिलीव इन मेनी गॉड, जिसको हम लोग बहुदेववाद कहते हैं, बहुदेववाद में लोग विश्वास किया करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो इसने पुरानी परंपरा को, पुरानी सोच को बदल के रख दिया। अब सारा कुछ मोनोथेइज्म हो गया, यानी कि बिलीव इन वन गॉड, एकेश्वरवाद जिसे कहते हैं। और यही एकेश्वरवाद इस्लाम का बेस बना, और मुहम्मद को उनका पैगंबर माना गया। मुहम्मद पैगंबर 622 ईस्वी में मदीना आए, और यह मक्का से उनका मदीना आने का जो समय था 622 ईस्वी का, इसको हिजरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मदीना में रह करके उन्होंने लगातार इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने समुदाय को पॉलिटिकली और रिलीजियसली मजबूत बनाने की कोशिश की। जब वो मक्का में थे और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये वही समय था जब उनके फॉलोअर्स ने मक्का के ऊपर अटैक किया और कुरैश समुदाय के लोगों को हराकर उनको फिर से इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम किया। एक बार जब मक्का की हार हो गई और मक्का में इस्लाम की स्थापना हो गई, तो पूरे अरब के क्षेत्र में दूसरे जो छोटे या बड़े ट्राइब्स के लोग थे, उन्होंने बड़ी आसानी से इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और इस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। इस्लाम के अर्थ को अगर हम देखें तो यह कहता है एब्सोल्यूट सबमिशन टू गॉड एंड एडहेरेंस टू फेथ। अपने आप को ईश्वर के साथ सबमिट कर दीजिए अपने आप को, और फेथ रखिए, विश्वास रखिए। इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उन्हीं को मुस्लिम्स कहा गया। इस्लाम के बारे में एक खास बात यह है कि इट टीचेस दैट देयर इज ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ईश्वर, और वो है अल्लाह। और पैगंबर मुहम्मद उनके प्रॉफिट, उनके पैगंबर कहलाए। साथ ही एक बहुत खास बात है इस्लाम के बारे में कि दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट्स ऑफ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। यहूदी और ईसाइयों के प्रॉफिट्स को भी ये लोग मानते हैं। मुस्लिम्स ये भी मानते हैं कि एक दिन डे ऑफ जजमेंट आएगा, एक दिन डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन जिसको कहते हैं। और यह भी कहा गया कि दोज हु आर पायस दे विल बी ग्रांटेड इटर्नल लाइफ इन पैराडाइज एंड द विकेड वुड बी डैम्ड। इसलिए इस बात पर इस्लाम में काफी जोर दिया गया है कि इस्लाम के मानने वाले लोग अच्छे कर्म करें। आज हमारे पास जो सोर्सेस मौजूद हैं जो इस्लामिक रूल के बारे में, वो एक तो है कुरान जो होली बुक है इस्लाम का, दूसरा है सुन्ना जो प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट के बारे में है, तीसरा है हदीस
जो प्रॉफेट मोहम्मद के सेइंग्स के बारे में है, और साथ में उलेमास जिनके पास ये अथॉरिटी है कि इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लामिक कानूनों के बारे में वो व्याख्या कर सकते हैं और उनकी व्याख्या को फाइनल माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस्लाम के सिद्धांत के बारे में। इस्लाम के सिद्धांत बहुत ही सिंपल हैं, साधारण हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। इस्लाम के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट डेडिकेशन टू ए लाइफ ऑफ मोरालिटी एंड कंपैशन। नैतिकता का जीवन जिए, कंपैशन रखें, अपने दूसरे फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ दया भावना रखें, प्रेयर करें, फास्ट करें, जैसे रमजान के महीने में वो लोग रोजा रखते हैं, वैसे ही चैरिटी करें, दान दें जिसको ज़कात देना कहा जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करे। साथ ही हमें कुरान में दिए गए जो वर्सेस हैं, उनकी जो आयतें हैं, उनको हम रिसाइट करते रहें, उनको हम पढ़ते रहें। तो ये इस्लाम के सिद्धांत थे। इस्लाम इक्वलिटी ऑफ ऑल की बात करता है, सबके साथ बराबरी की बात करता है, और ये भी कहता है कि चूंकि डे ऑफ जजमेंट जरूर आएगा, इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अरब फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो अरब फिलॉसफी ग्रीक थॉट से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और ग्रीक फिलोसोफर्स जो होते थे वो रेशनैलिटी में विश्वास करते थे। साथ ही वो नेचुरल साइंस और लॉजिक, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। साथ ही ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, दे प्रैक्टिस्ड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड मेडिसिन ऑल्सो। दे वर वेरी एक्यूरेट इन मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। और अरब के लोगों ने ग्रीक से ये सारी चीजें सीखी, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि ये उससे आगे भी बढ़े। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। इब्न सीना, उन्होंने इन्फेक्शस नेचर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है, उसका इन्फेक्शस नेचर होता है, वो एक से दूसरे में फैलता है, इस बात की खोज की। वैसे ही एक मेडिसिनल साइंटिस्ट हुआ करते थे अल-राजी, वो एक बहुत ही बड़े क्लिनिकल फिजिशियन थे। उन्होंने मिजल्स और स्मॉल पॉक्स के बीच जो फर्क होता है, इसको समझा और दुनिया को बताया। साथ ही मेडिवल कल्चर की अगर हम बात करें तो अरब वालों के साथ एक बड़ी खास बात थी कि इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स बनाए हुए थे। पर्सिया में, सीरिया में, इजिप्ट में, अगर आप इन विभिन्न जगहों को देखें तो उस समय कुल 34 हॉस्पिटल्स मॉडर्न लाइंस पर बनाए गए थे, जहां पर लोगों का इलाज होता था। तो उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अगर फिजिसिस्ट की बात करें तो दे फाउंडेड science of optics and drew a number of significant conclusions regarding velocity, transmission, refraction of light, etc. Chemistry की अगर हम बात करें तो they discovered the various new substances and compounds like carbonate of soda, alum, nitric, sulfuric acid. और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि अरब लोग पहले थे जिन्होंने की प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन और प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन के बारे में लोगों को बताया। जहां तक गणित का सवाल है, अरब लोगों का एक्सप्लिसमेंट बहुत ज्यादा था। उन्होंने ग्रीक और इंडियन नंबर सिस्टम को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, इतना ज्यादा कि जब अरब से यूरोप के इलाके में नंबर सिस्टम फैलना शुरू हुआ तो यूरोपियंस ने इसे अरेबिक न्यूमरल ही कहना शुरू कर दिया। यह बड़ी खास बात। और इसके साथ साथ अर्थमेटिक की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, तो हर क्षेत्र में अरबों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर और आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उमर खयाम के रुबाइयों को कौन भूल सकता है। आज तक उतने ही प्यार से उनकी रुबाइयां पढ़ी जाती हैं और सुनी जाती हैं। साथ ही उन्होंने बेजेंटाइन और पर्सियन कल्चर
और पर्शियन लिटरेचर का एक बहुत ही सुंदर सिंथेसिस किया। जहां तक आर्किटेक्चर का सवाल है, तो अरब आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ उसमें मॉस्क, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस और मदरसा की बात की जाती है। और इनमें खास बात जो देखी गई वो था डोम यानी कि गुंबद का होना, मीनारों का होना और आर्चेस का होना। ये अरब आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक विशेष नमूना हुआ करता है। अगर हम बात करें अरब सिविलाइजेशन का, तो हम बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि तत्कालीन यूरोपियन सिविलाइजेशन से यह बहुत आगे था, क्योंकि इसमें अरब, पर्शियन, टर्किश, इंडियन, अफ्रीकन, हर तरह की सोच, संस्कृति और कल्चर का मिक्सचर था, मिलाप था। At the same time, with these diverse elements, it created a splendid society leaving behind a legacy of discovery and achievements. अब तक हम लोगों ने बात की अरब सिविलाइजेशन के बारे में, और इसी के बेसिस पे एक छोटा सा एक्टिविटी करके देखते हैं। आपको करना क्या है, आपको रिकलेक्ट करना है और एक लिस्ट बनानी है 5 मॉन्यूमेंट्स की, जहां आपने विजिट किया है, जहां आप गए हैं। और इस काम के लिए आप बुक्स या मैगजीन्स की भी मदद ले सकते हैं। और ये जो आर्किटेक्चर हो वो इंडिया के भी हो सकते हैं, आउटसाइड इंडिया के भी हो सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि जो 5 मॉन्यूमेंट के पिक्चर्स आपने कलेक्ट किए हैं, तो उनकी डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या हैं, साथ ही ये कि वो कहां लोकेटेड हैं, और उनको देखने के बाद आपने कैसा फील किया। साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, चूंकि ऐतिहासिक महत्व के होते हैं, हमारे धरोहर होते हैं, तो इनका संरक्षण किस तरह से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेडिएवल इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम राजा हुआ करते थे, और उसके बाद 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की अगर हम बात करें, तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इस बीच में देखने को मिल रहा था। उत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इस तरह के नए नए डायनेस्टीज आ रहे थे। राजपूतों की अगर हम बात करें, तो चौहान, परमार, गढ़वाल्स, ये नए नए राजपूत डायनेस्टीज थी जो राजस्थान के इलाके में अपना शासन स्थापित कर रही थी। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो चोल डायनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के रूप में इसी पीरियड में उभर रहा था। और क्योंकि हम सब लोग डिवाइडेड थे, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी पूरे देश के लिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो पूरे देश का शासन चला सकती थी, तो इसका फायदा महमूद गजनी जैसे लुटेरों ने उठाया। उन्होंने वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यहां से होते हुए इंडिया के ऊपर लगभग 1000 एडी के आसपास उन्होंने लगातार कई आक्रमण किए। पंजाब से लेकर के कश्मीर तक और पूर्वी राजस्थान तक, इसके बाद गंगेटिक प्लेन्स तक उसका आना हुआ और उसने इस देश को लूटा। लेकिन एक खास बात यह थी कि वो यहां पर में अपना रूल एस्टेब्लिश करने के पक्ष में नहीं था, इसलिए भारत को लूटने के बाद वो यहां से वापस चला गया। इस दौरान जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, महमूद गजनी के जाने के बाद तुर्कों का आगमन हुआ। यह बात लगभग 12वीं और 13वीं शताब्दी की है। तुर्क लोगों ने जब यहां अपनी सत्ता स्थापित की, तो उन्होंने अपने शासन का जो कमान था वो दिल्ली में स्थापित किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगलों के आने से पहले सल्तनत पीरियड में खिलजी और तुगलक ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज हुए। इसी दौरान मंगोलों का भी आक्रमण हुआ। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो विजयनगर और बहमनी एम्पायर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एम्पायर थे, साम्राज्य थे दक्षिण भारत के, जिसमें विजयनगर साम्राज्य जो था वो हिंदू साम्राज्य था,
जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। लेकिन विजयनगर और उसके आसपास के जो मुस्लिम साम्राज्य थे, उनका आपस में संघर्ष चलता रहता था। इसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी के आते आते देखा गया कि मुगल्स आए और भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय मुगलों के आने से शुरू हो जाता है। यदि हम बात करें कि इस समय के पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे थे, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकली जब तक सल्तनत काल शुरू नहीं हुआ, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा था, अस्थायित्व बहुत ज्यादा था। लेकिन एक बार जब सल्तनत काल शुरू होता है तो सल्तनत के अंत के बाद मुगल का शासन शुरू होता है और मुगलों के शासन के आते आते स्टेबलाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सोसाइटी और कल्चर की बात करें तो यह पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से माना जाता है कि यह वेरियस ट्रेडिशंस का एक फ्यूजन का पीरियड था, जब सारा कुछ मिक्सअप हो रहा था, सारी चीजों में सिंथेसिस हो रहा था, और इन सब के फ्यूजन की वजह से एक बड़ा ही यूनिक ट्रेडिशन भारत में पैदा हो रहा था, जो यहाँ के सोशल लाइफ में, यहाँ के धार्मिक प्रैक्टिसेस में, हमारे विश्वास में और हमारे आर्ट्स में भी दिखता है। क्यों कि ये वो पीरियड था जहां पर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस था और हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस था। हम एक दूसरे के साथ मिल करके रह रहे थे, हार्मनी में रह रहे थे। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था दिल्ली सल्तनत का या फिर मुगल एम्पायर, तो उसके साथ साथ देखा गया कि भारत में कई छोटे छोटे रीजनल और प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज भी थी जो फल फूल रही थी। जैसे अगर हम बात करें इलियास शाही की और हुसैन शाही, जो बंगाल में शासन कर रहे थे, असम में अहोम शासन कर रहे थे, उड़ीसा में गजपति डायनेस्टी के लोग शासन कर रहे थे, मेवाड़ डायनेस्टी शासन कर रही थी, मारवाड़ डायनेस्टी शासन कर रही थी राजस्थान में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक सेंट्रल रूल की बात करें तो इसके साथ साथ छोटे छोटे जो स्मॉलर किंगडम्स थे, जो प्रोविंसेस में काम कर रही थी, वो भी साथ साथ फल फूल रही थी। और एक खास बात यह थी कि इन सब चीजों का एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण देखने को मिला और एक रीजनल और सब रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ और कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। यदि हम इस अवधि के इकोनॉमी की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल एम्पायर की बात करें, तो इनके जो राजस्व का संसाधन था वो कृषि से आता था, जो उनको रेवेन्यू के तौर पर उनको मिलता था। लेकिन एक खास बात यह थी कि मुगल शासन के दौरान, खास करके अकबर के शासन के दौरान, यह देखा गया कि जमीन का मेजरमेंट होता था, क्वालिटी कैसी थी जमीन की यह भी देखी जाती थी, फर्टिलिटी कैसी थी जमीन की यह भी ध्यान में रखा जाता था, और उसी के हिसाब से फिर रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। साथ में हमेशा इस बात की कोशिश की जाती थी कि अमल गुजार नामक अधिकारी, जिसका काम लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने का था, उसको यह आदेश होता था कि जहां तक संभव हो सके वो कैश में ही राजस्व लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर किसी किसान की स्थिति ऐसी है कि वो कैश में नहीं दे सकता, तो उस स्थिति में काइंड में भी राजस्व लिया जा सकता था। एक खास बात यह थी कि यह वही पीरियड था जब एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा था और स्टेट यानी कि राज्य भी कैश क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें नकदी में भुगतान होता था और राजस्व की प्राप्ति भी नकदी में हो जाती थी। हालांकि भारतीय किसान जो था वो गरीब था, जमीन उसके पास छोटा होता था और वो फूड क्रॉप ही प्रोडक्शन करना चाह रहा था। साथ ही सिंचाई की व्यवस्था भी राज्य की तरफ से की जाती है और जो पॉइनियर एग्रीकल्चरिस्ट होते थे उनको सरकार भी अपनी तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स देती थी। एक खास बात यह थी कि कई बार यदि क्रॉप फेलियर हो जाता था तो उस कंडीशन में किसानों को रिलीफ भी दिया जाता था और कई बार जरूरत पड़ने पर एडवांस में भी उनको
पैसा दिया जाता था। अब बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की। ये वो पीरियड था जब भारत देश के अंदर शहरों का भी विकास हो रहा था, इनलैंड ट्रेड बढ़ रहा था और साथ साथ 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास देखा गया कि एक नया शहरीकरण का दौर शुरू हुआ और बहुत सारे नए शहर जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान, ढाका, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, इन सारे शहरों का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। पंजाब के रास्ते वेस्ट एशिया से लेकर के सेंट्रल एशिया तक भारत का व्यापार होता था। सेठ और बोहराज और मोदी, ये सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे और व्यापारी के नाम से और बनिक के नाम से एक समुदाय हुआ करती थी जो लोकल ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया करती थी। ये तो हुई बात अर्बनाइजेशन की और इकोनॉमी की। अब हम बात करते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ की। ये वो पीरियड था दोस्तों जब भक्ति आंदोलन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और भक्ति आंदोलन के आगे बढ़ने का कारण यह था कि इनके सिद्धांत बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। भक्ति संत जो होते थे वो सिर्फ लव, प्यूरिटी और डिवोशन के ऊपर जोर दिया करते थे। रिचुअल्स के ऊपर उनका कोई जोर नहीं होता था, सैक्रिफाइसेस के ऊपर कोई उनका जोर नहीं होता था। और इसी युग में रामानंद, कबीर, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, ये ऐसे भक्ति संत हुए जिन्होंने भारतीय जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया। अब ये वही समय था जब भक्ति परंपरा के साथ साथ सूफी आंदोलन का भी विकास दिख रहा था और सूफी संत जो हुआ करते थे वो भी भक्ति संत की तरह ही डिवोशन के ऊपर जोर दिया करते थे, प्रेम के ऊपर जोर दिया करते थे, बहुत ज्यादा रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे आदमी को टॉलरेंस धारण करना चाहिए, आदमी को धैर्यवान होना चाहिए, आदमी को कंपैशनेट होना चाहिए, उसके मन में दया की भावना होनी चाहिए। और ये जो दोनों ही आंदोलन थे, भक्ति आंदोलन और सूफी, दोनों ने भारत देश के जो दो बड़े कम्युनिटीज थे, हिंदू और मुसलमान, दोनों के बीच एक पुल का काम किया, दोनों को जोड़ने के लिए। वो खास बात एक ये थी कि भक्ति संत हों चाहे सूफी संत हों, they lived the life of austerity and they shared the sorrows and anxieties of the common masses. As a result, वो अपने आप को उनके बहुत ही करीब महसूस करते थे। इस तरह से भक्ति और सूफी दोनों ही कम्युनिटी को एक दूसरे के नजदीक लाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हमने बात की मेडिएवल यूरोप के बारे में और हमने देखा कि वहां पर किस तरह से कृषि और ट्रेड का विकास हुआ। साथ में हमने अरेबियन सिविलाइजेशन के बारे में देखा और मेडिएवल पीरियड में भी भारत में क्या कुछ चल रहा था, इनके बारे में सीखा। आशा है आप लोगों ने इस सेशन का पूरा फायदा उठाया होगा और जो गतिविधियां आपको कही गई हैं वो आप जरूर करें। धन्यवाद।